लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आता है कि फर्स्ट डिसीजन आपने ये करना होता है कि आपने पेशेंट को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है रिमिशन अचीव करने के लिए या नहीं देना है। ठीक है, जनरली आप जो है वो दिस इज जनरली एग्रेसिव होता है क्योंकि आपका ट्रीटमेंट जो आप ट्रीटमेंट देते हो ना एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया वाले बच्चों को वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है। एक्यूट ल्यूकीमियाज का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है क्योंकि ये तकरीबन फैटल ल्यूकीमियाज होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इनका आउटकम भी डेंजरस होता है। ठीक हो गया, तो आपने साथ इसकी सीरियस आउटकम्स को भी देखना होता है और पेशेंट के साथ कोमोर्बिडिटीज़ को भी आपने लाजमी देखना होता है एक्यूट ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट देने से पहले, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इस तरह के पेशेंट को अगर जिनके हमारे पास साथ कोई कोमोर्बिडिटीज़ डेवलप हो जाती हैं या अगर उसको कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, फिर आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हो ताकि उसकी वेलबींग को इंप्रूव कर सको। या फिर हम इसे लो इंटेंसिटी कीमोथेरेपी देते हैं या लो डोज साइटोसिन एराबिनोसाइड हम देते हैं या फिर एजासिटीडीन हम दे सकते हैं एल्डरली के अंदर या फिर जो ज़्यादा फ्रेल पेशेंट्स होते हैं। अब जो स्पेसिफिक थेरेपी होती है ना, इसको हमने एम ऑफ द ट्रीटमेंट ये होता है कि आपने ल्यूकीमिक क्लोन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना होता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नॉर्मल आपके जो नॉर्मल सेल कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, कि आपने नॉर्मल सेल कंपार्टमेंट को रिड्यूस नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, लेकिन आपने जो है वो जो ल्यूकीमिक क्लोन सेल्स होते हैं आपने उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, आपकी रिमिशन इंडक्शन, वही आपने रिमिशन करानी होती है जिसमें 3 से 4 हफ्ते के लिए आप ट्रीटमेंट देते हो। उसके बाद रिमिशन कंसोलिडेशन होती है, देन ये रिमिशन मेंटेनेंस होती है और मेंटेनेंस के बाद आप इसकी हेमेटोपोएटिक वो आप स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले आती है हमारे पास रिमिशन इंडक्शन। ठीक है, रिमिशन इंडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप उसको क्या करोगे, इस फेज़ के अंदर हम जो फ्रैक्चर ट्यूमर को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्बिनेशन ऑफ द कीमोथेरेपी को यूज़ करते हुए। हम जो 3 से 4 हफ्ते के लिए कीमोथेरेपी देते हैं और जो है वो ब्लास्ट सेल काउंट जो है आपका 5% से भी कम हो जाता है। रिमिशन इंडक्शन के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स को यूज़ करते हैं, इसमें आती हैं आपकी विनक्रिस्टीन आती है हमारे पास, ठीक है, प्रेडनिसोलोन आती है हमारे पास, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर डोनोरोबिसिन आती है, मेथोट्रेक्सेट आती है, ठीक है, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर भी हम डोनोरोबिसिन यूज़ करते हैं, इटोपोसाइड को यूज़ करते हैं और ट्रांसरेटिनोइक एसिड को यूज़ करते हैं, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सीटाराबीन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर तो हमारे पास रिमिशन अचीव हो गई है, ठीक है, और रेजुरल डिजीज जो है ना वो उसको अगर आपको रेजुरल डिजीज इज अटैक बाय द थेरेपी ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन फेज, ठीक है, अब जो बची कुछ आपकी डिजीज होती है ना, आपने उसको भी अब खत्म करना होता है। रेजुरल डिजीज को रिमूवल के लिए हम रिमिशन कंसोलिडेशन कराते हैं, इसके हम नंबर ऑफ कोर्सेज देते हैं कीमोथेरेपी के, ठीक है, और साथ ही इसमें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, एलोजेनिक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम डोनोरोबिसिन देते हैं हमारे पास, इटोपोसाइड को इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों रोबिसिन को देते हैं एएलएल के अंदर, ठीक है, इटोपोसाइड को हम देते हैं, ठीक है, और मेथोट्रेक्सेट को देंगे, इमितिनिब को देते हैं, उसमें सीटाराबीन को हम देते हैं, एमसिक्रीन को देते हैं या फिर मिटोजेंट्रोन को देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ रिमिशन मेंटेनेंस। ठीक है, रिमिशन मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आपने वो पीरियड ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी हम तब देते हैं जब इंडिविजुअल को हम आउट पेशेंट डील कर रहे होते हैं या फिर ट्रीटमेंट आप रिपीटिंग साइकिल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो है वो रिपीट करते हैं इसके साइकिल्स को, और तकरीबन हम 2 से 3 साल तक हम जो है वो मेंटेनेंस थेरेपी हम रखते हैं। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस थेरेपी के अंदर आपकी भाई प्रेडनिसोलोन आती है, विनक्रिस्टीन आती है, मरकैप्टोप्यूरिन आती है, मेथोट्रेक्सेट आती है और इमितिनिब आती है। ठीक है, अगर आपको रिलैप्स डेवलप हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लूडाराबीन दे सकते हैं, सीटाराबीन दे सकते हैं, इड्रा रूबिसिन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास, हमने ये पढ़ा था कि आप इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करते हो। अब अगली चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आपको कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज डेवलप होगी तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो है क्रेनियल इरेडिएशन दे सकते हैं, इंट्राथेकल कीमोथेरेपी हम कर सकते हैं या फिर मेथोट्रेक्सेट की ज़्यादा डोज देते हैं जो कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देती है, हाई डोज देती है, ठीक है। और जो हमारे पास डिजीज़ रिलैप्स कर जाती हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और सून आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट कैरीज अ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है, उनका पुअर प्रोग्नोसिस होती है जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट के बाद रिलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव पैलिएटिव कीमोथेरेपी क्या होती है, मे बी यूज टू कर्ब द एक्सेसिव ल्यूकोसाइड प्रोलिफरेशन। ड्रग यूज फॉर दिस पर्पज में क्या आती हैं, हाइड्रोकार्बामाइड आती है या फिर मरकैप्टोप्यूरिन का हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सेसिव ल्यूकोसाइड के प्रोलिफरेशन को कर्ब कर सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने ल्यूकोसाइड काउंट को आपने रिड्यूस करना होता है विदाउट इंड्यूसिंग द बोन मैरो फेलियर, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, हम एनीमिया को करेक्ट करने के लिए रेड ब्लड सेल्स की ट्रांसफ्यूजन दे देंगे और ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं और साथ हम प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। अगर तो पेशेंट को इन्फेक्शन डेवलप होगी है और उसको जो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है कि न्यूट्रोफिल्स के काउंट कम हो गए हैं, ठीक है, और आपको बुखार भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया तो फिर उसको पैरेंटल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी हम देते हैं और साथ हम जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड का जेंटामाइसिन दे सकते हैं या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के अंदर पेपरासिलिन या फिर टाजोबैक्टम हम देते हैं, ठीक है। और सिंगल एजेंट बीटा लैक्टम ड्रग्स में मेरोपेनेम हम दे सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस के साथ, इसमें आते हैं स्टैफिलोकोकस ऑरिस हम देते हैं, ठीक है, स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस भी हम देते हैं, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो एस्क्रीशा कोलाई जिसमें आपके आते हैं सुडोमोनाज आते हैं, क्लैप्शियल आते हैं, इसके लिए भी हम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे, ठीक है। और अगर ग्राम पॉजिटिव की इन्फेक्शन होती है तो वैंकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। टेकोप्लानिन थेरेपी हम देते हैं अगर तो फीवर आपका रिजॉल्व नहीं होता है 3 से 5 दिन के अंदर, सीटी स्कैन हम कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराएंगे और हम डिसेमिनेटिव फंगल इन्फेक्शन को एम्पेरिकल एंटी फंगल थेरेपी भी हम करते हैं और लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी देते हैं, ठीक हो गया। नीमोसिस्टिस जर्वेकाइस सेवेनिकोट्राइमोक्सोजोल हम दे देंगे, ठीक है। और कैंडिडा की इन्फेक्शन के लिए फ्लूकोनाजोल हम दे देते हैं, ठीक हो गया।
एस्परजिलस के लिए हम इट्रोकोनाजोल दे देंगे। और साथ अगर आपको सिस्टेमिक फंगल थेरेपी अगर डेवलप हो जाती है तो उसके लिए हम इंट्रावेनस लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन दे देते हैं, कैस्पोफंगिन जैसे वोरिकोनाजोल दे देंगे। ठीक है, मतलब जो जो आपको इन्फेक्शन होंगे आपने उसके हिसाब से आपने उसको ट्रीटमेंट देते जाना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं अगर आप कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं एएलएल वाले पेशेंट्स, एक्यूट ल्यूकीमियाज वाले पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, डायरिया डेवलप हो जाता है, तो आपने उसके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना होता है, हिपैटिक और हिमेटोस्टेटिक फंक्शन को भी मेंटेन करना होता है, आईवी फ्लूइड्स दोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स दोगे, और रीनल टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो जाती है। साथ इसमें आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें आपको ना हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाता है, हाइपरयूरिसीमिया डेवलप हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और हाइपरफॉस्फेटीमिया डेवलप हो जाता है। उसके लिए हम एलोपिरिडोल देते हैं, इंट्रावेनस हाइड्रेशन देते हैं, और प्रोफाइलेक्टिक हम जो रैस ब्यूरिकेज हम देते हैं, रैस ब्यूरिकेज। ठीक है, जो कि आपकी रिकम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम होती है, और साथ हम डायलिसिस भी कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, और पेशेंट को आपने इन्फॉर्म करना होता है, और उसके क्वेश्चंस को आपने जवाब उसके आंसर्स करने होते हैं, और साथ आपने उसको जो उसके फियर जितने होते हैं उनको आपने अलाइ करना है, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपने यूज़ करनी होती है। अल्टीमेटली आप हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम एलोजेनिक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन आपका 5 ईयर सर्वाइवल को 20% से 50% तक इंप्रूव कर देता है। और ये हम अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज तक जो है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं।